दिवाली निकल गया, पाकिस्तान में रखा क्या है, सब चीज़ें जो है नुकसान में नुकसान जा रही है। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन ये कहना है कि वी आर अ फेल्ड स्टेट, तो मैं समझता हूँ कि यू आर अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर। जहाँ मुश्किलात होती हैं वहीं पैसे बनाए जाते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, हमारे ट्रेडर्स भी पैसे यहाँ से बनाते हैं, शिफ्ट बाहर करते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। क्या आपको लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े से बैक ऑफ हो जाते हैं? पिछले 25, 30, 40 सालों में जहाँ इस दिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो टोटली स्टेबल है ना। पिछले साल कुछ तकलीफ़ें ज़रूर हुई थी कि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास इतने यूज़र्स नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर जितने क्रिप्टो के यूज़र्स हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे रेगुलेटर्स को इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी की, उसको ख़त्म करने की बात करें। एक होता है स्ट्रीट क्राइम, एक होता है बोर्ड रूम क्राइम। ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। मैं गलत है वो गलत है। अगर आज इस नौजवान नस्ल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, आज मैं बोलूं, आज हम बोलेंगे ना, हम बोलते हैं ना। हाँ। आज हम जा रहे हैं अहमद चुनाई साहब से मिलने। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान को प्रॉस्पर करना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें चाहिए है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। सिक्योरिटी हो गई, गवर्नमेंट के इंस्टेबिलिटी हो गई, और भी बहुत सारे मामला हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। बट स्टिल हम आज बात करेंगे जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम के हार्ट हैं, हब हैं। अहमद चुनाई साहब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, इनको कई सारे अवार्डों से नवाजा गया है क्योंकि इनकी फिलैंथ्रोपी जो है वो मशहूर ज़माना है, और इनके काम खुसूसी कराची के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान के लिए जाना माना जाता है। आज के सवालात बहुत सारे कि हम किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से हम एज गवर्नमेंट इदारे मोबिलाइज कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी हैं, तो हम ये भी पूछेंगे कि क्रिप्टो के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और स्टॉक मार्केट के यूज़र्स बहुत कम हैं, तो ऐसा क्यों है और इसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं। कुछ क्रिमिनल, करप्शन, सोशल एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हो रही होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। चले आए मिलते हैं अहमद चुनाई साहब से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिंग टू पाकिस्तान। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम के हब हैं, हार्ट हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। उनका नाम लें तो नाम ही काफ़ी है। अहमद चुनाई साहब हैं। अहमद चुनाई साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, शुरू से अगर मैं शुरू करूं तो SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं टू मेक फॉरेन इन्वेस्टर्स मोर अट्रैक्टिंग टू टुवर्ड्स पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपने ये सवाल किया कि SECP और स्टेट बैंक क्या कर सकते हैं, तो SECP जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान की तमाम कॉर्पोरेट अफेयर्स की, और उनका ताल्लुक ये है कि पाकिस्तान के कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हैं वो एज़ पर दी SECP रेगुलेशन ऑपरेट हों। ऑटोनमस बॉडी है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कैबिनेट है। और मैं समझता हूँ कि SECP ने पिछले दिनों वो इस्लाहात किए कि जिसकी बुनियाद पर हमारी लिस्टिंग में बड़ी आसानी हो गई, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया। उसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस तरह डाली गई कि कोई खुदा ना खास्ता इसमें खुर्द-बुर्द ना हो सके, और अकाउंटेबिलिटी डाल दी गई। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है कि जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरह इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ किया जाता है, कैपिटल मार्केट में उसके क्या इम्पेक्ट होते हैं, और कैपिटल मार्केट को कैसे ग्रो करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि रेगुलेटरी अफेयर्स जो SECP की इस एक स्पेशलिटी है उसको रूल करती है, उसको गवर्न करती है। और मैं समझता हूँ कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के मफाद में हैं, ये काम बेहतर तरीके से होते हैं। रहा सवाल स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक अपनी माशी पॉलिसियाँ, अपनी करेंसी पॉलिसीज़, अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो है वो इस तरह बनाता है कि जहाँ डिस्काउंट रेट को भी वो वाज़े करता है, जहाँ वो फॉरेन एक्सचेंज को भी रेगुलेट करने की बात करता है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आते हैं उसको किस बेहतर तरीके से रिपैट्रिएट
किया जा सके, वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक ऐसे अकाउंट्स वाजे किए हुए हैं कि जिन अकाउंट में चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हो, वहाँ उस अकाउंट के थ्रू पैसे आते हैं और उसी अकाउंट के थ्रू अलॉन्ग विथ प्रॉफिट्स आप दोबारा रेमिट कर सकते हैं। पिछले साल कुछ तकलीफ़ें ज़रूर हुई थी दोबारा पैसे रेमिटेंस करने में, इसलिए कि हम खुद फाइनेंशियल प्रेशर्स में थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो नहीं था। लेकिन अब जो डिविडेंड की पेमेंट्स हैं, जो प्रॉफिट की पेमेंट्स हैं, वो बाकायदगी से स्टेट बैंक के थ्रू, हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू दोबारा रिपैट्रिएट हो रही हैं स्पॉन्सरिंग कंट्री की तरफ। और वो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा अमर है। जो हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो भी बड़ी वाज़ेह है, उसको हम मार्केट फोर्सेस पे लेके चलते हैं और उस मार्केट फोर्सेस पे लेके चलने की वजह से जो एक्चुअल रेट है रुपये अगेंस्ट डॉलर या दूसरी करेंसीज वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो आपको कोई लगता है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए चाहे टैक्सेशन के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से? देखिए, ऑब्वियसली रिफॉर्म्स की तो हमेशा ज़रूरत रहती है। मार्केट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, मार्केट डायनामिक्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। इन्हीं मार्केट डायनामिक्स के मुताबिक जहाँ दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की बात की जाती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई एक पॉलिसी वज़ा की गई हो, उसके अंदर जो है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन जो है वो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से, मार्केट वेरिएंसेस के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट की जाए और उसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो आपको क्या लगता है कौन से रिफॉर्म्स इस वक्त फौरी होने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्टेट बैंक की रिपैट्रिएशन पॉलिसी है उसको ज़्यादा सहल और आसान बनाने की ज़रूरत है। चूँकि मैं नहीं कहता, मैं इसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बहुत सारी जो है वो अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। ज़ाहिर है उसमें इफ्स एंड बट्स भी होते हैं, उसमें इसके मिसयूज़ को भी रोकना होता है। तो उन पॉलिसीज़ को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। फिर हमारी जो डिस्काउंट रेट पॉलिसी है कि जहाँ हमारा 22% चल रहा था वो हम 11% पर आ गए, उस पॉलिसी को भी जो है वो देखने की ज़रूरत है कि एज़ पर इन्फ्लेशनरी मेजर्स जो है वो हमारी पॉलिसीज़ आएँ ताकि लोगों को यहाँ पर बैंकों से काम करने की सहूलत हो सके, हम बेहतर तरीके से बैंकों को लोन दे सकें। हमने हमेशा फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हमारा सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आना चाहिए, डिस्काउंट रेट वही होना चाहिए। तो अब 11% आ गया है, एक साल के अंदर 22 से 11 एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। 50% हम 100% रिड्यूस हो गए अगर देखा जाए तो। उस रिडक्शन को मज़ीद एट पार इंटरनेशनल लेवल लाने की ज़रूरत है। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन खुदा न खासा ख़तरा इस बात का होता है कि जहाँ हमने डिस्काउंट रेट कम कर दिया वहाँ लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा बैंकों से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट्स ना बढ़ जाएँ और इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से फिर वही हम इन्फ्लेशन की तरफ ना चले जाएँ। तो इन चीज़ों को साथ साथ मैनेज करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर स्टेट बैंक उसको मैनेज भी कर रहा है और उसको इसी तरीके से लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई नैरेटिव हमें क्या ज़रूरत है कि हम ब्रांडिंग की तरफ जाएँ? क्योंकि अगर हम देखें तो वही वाली बात है कि हम लोग यही बोल रहे होते हैं कि दिवाली निकल गया, पाकिस्तान में रखा क्या है, सब चीज़ें जो है नुकसान में नुकसान जा रही है। बट जिस तरह से आप जैसे विजनरी लोग हैं, आप लोग भी चाहें तो आप फौरी टिकट कटा के आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे होते, आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। तो क्या हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत है? देखिए, हमें बिल्कुल ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ज़रूरत है। मैं बरमला हर जगह हर फोरम पे यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ, हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जितने यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, देखिए डाउन साइड हर एक का होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप 10 में से 8 लोगों को अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, मैंने पिछले साल से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है। 2 शायद ये कहते हैं कि नहीं, मेरा रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में कम है। तो जहाँ 80% परसेंटेज हो कि जहाँ आप पैसे ज़्यादा बना रहे हों, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये एक आइडियल कंट्री है। आप इस बात को छोड़ दें, आप सिर्फ ये देख लें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हमारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उसमें जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका अगर आप रेवेन्यू जनरेशन देखें पिछले 5 साल में, तो हर साल बतदरीज 10-20%, 30%, 40% उनका अपसर्ज आया है। अच्छा, तो पाकिस्तान में हालात अच्छे थे, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के मौके थे, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ राइट डायरेक्शन में थी, फिर इनका प्रॉफिट भी रिपैट्रिएट हुआ। तो पाकिस्तान बेहतर है या दूसरे लोग बेहतर हैं? आज मैं बरमला ये कहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा नरेटिव नहीं रखती। बिल्कुल, उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो अच्छा नरेटिव रखें तो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाएंगे कि जी यहाँ पर ये बेनिफिट आ रहा है, तो इस बेनिफिट को वो भी अवेल करना चाहेंगे। तो जब वो अवेल करने आएंगे तो जो उनका मोनोपोलाइज स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होता जाएगा। एक फील्ड में अगर
10 लोगों की गुंजाइश है और 20 लोग आ जाएंगे तो ज़ाहिर है मेरा प्रॉफिट आधा हो जाएगा। तो उस 20 लोगों को लाने के लिए हमें काम करना है, हमें बताना है कि जो ये फ़ला कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो साल का इतना मुनाफा कमा रही हैं और रिपैट्रिएट करके बाहर लेके जा रही हैं। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि पाकिस्तान का नैरेटिव बुरा हो। पाकिस्तान का नैरेटिव अच्छा है, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, अच्छी तरीके से उसको लेकर आगे चलना है और दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान इज़ एन आइडियल कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट वाइज। देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मुश्किलात ज़रूर है, कहीं आपको पानी की मुश्किल आएगी, कहीं आपको बिजली की मुश्किल आएगी, कहीं आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किल आएगी, कहीं आपको गवर्नमेंट रूल्स जो हैं उसमें मुश्किल आएगी, कहीं आप कहेंगे 100 किस्म के डिपार्टमेंट रोज़ आते हैं। भाई ये 100 किस्म के डिपार्टमेंट के साथ, ये पानी के इश्यूज़ के साथ, ये गैस और बिजली के इश्यूज़ के साथ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ के साथ फिर भी आप मुनाफा कमा रहे हैं ना। तो जब आप ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का तुर्रा इम्तियाज़ है कि यहाँ पर बैड गवर्नेंस होती है, बैड मैनेजमेंट होती है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द विनर। तो जहाँ मुश्किलात होती हैं वहीं पैसे बनाए जाते हैं, जहाँ आसानियाँ होती हैं वहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो बेहतर होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी से क्या काम करना होता है, यहीं के लोकल CEOs लगाने होते हैं, तो उनका तो कोई स्टेक नहीं होता, स्टेक जो लोकल CEO हुआ तो उसका होता है। तो जब वो काम कर रहा है उनके लिए और उनको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो फिर पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बात मैं समझता हूँ उनके मफाद में है कि उनके कंपिटिटर्स जाना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए टू रीब्रांड पाकिस्तान? देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो मैनेजर्स हैं, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं, उनको ये स्टैट्स और फिगर्स दुनिया के सामने लाने चाहिए। उनको इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि जी ये PSO है, शेल है, मैकेंजी है, फला है, उन्होंने ये चीज़ें यहाँ की हैं और इनका ये प्रॉफिट्स हैं जो बड़े हैं। तो मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, हम उसको बेहतर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अब यू आर अ फेल्ड स्टेट, तो मैं समझता हूँ कि यू आर अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर। हम फेल्ड स्टेट नहीं हैं। हमने यहाँ पर हर एक को मौके दिए हैं, हर आदमी यहाँ पर आता है, पैसे बनाता है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, हमारे ट्रेडर्स भी पैसे यहाँ से बनाते हैं, शिफ्ट बाहर करते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं जहाँ पैसे उनके रिडंडेंट हो जाते हैं और वहाँ पर रेंटल इनकम पर जो है वो अपना गुजारा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पैसे पाकिस्तान में बनाए हैं वो पाकिस्तान में लगाए जाएँ, पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट किया जाए, पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार दें, पाकिस्तान को खुशहाल करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। ठीक है, अच्छा आप क्या आपको लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े से बैक ऑफ हो जाते हैं? मुझे एक बात बताएं, पिछले 25, 30, 40 सालों में जहाँ तक मुझे एक अवेयरनेस है, इस दिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो टोटली स्टेबल हुई, कभी नहीं हुए ना। तो इन्हीं अनस्टेबल कंडीशंस में हमने जो है वो कमाया है, हमने पाकिस्तान को प्रॉस्पर करवाया है, तो फिर वो मैटर नहीं करता। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा रहती है कि जो पार्टी जीत कर आती है और जो पार्टी हारती है, हारने वाली पार्टी हमेशा जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल करने की कोशिश करेगी ताकि वो दोबारा आ सके। और वही बयानिया बिकता है कि जहाँ आप अपोजिशन में हैं, जहाँ आप क्रिटिसिज्म करते हैं, वहाँ लोग आपको समझते हैं कि आप सही कह रहे हैं और आपके पीछे आते हैं, अगला इलेक्शन आप जीतते हैं। सही बात है। तो ये तो एक रूटीन है जो चलता रहे। ठीक है, अच्छा आप माशाल्लाह से डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, तो फिर आजकल की यूथ है, आपको पता ही है, वो क्रिप्टो बहुत कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास इतने यूज़र्स नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर जितने क्रिप्टो के यूज़र्स हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसको किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए मैंने हर फोरम पे ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस वगैरह ये सारे जो टूल्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं हर जगह पे लोगों को, और इनकी अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। आपने मोबाइल उठाया, अपना अकाउंट खोला, पैसे ट्रांसफ़र किए किसी भी तरीके से, और फिर आप काम करना शुरू हो गए रोज़। आपको कोई रेगुलेशंस हर्ट नहीं करती, कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, कितना माल लेना है, कितना ख़रीदना है, सारी चीज़ें ऑटोमाइज्ड हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी हम पाकिस्तान के स्टॉक बिज़नेस को और ज़्यादा सहल बनाएं, पाकिस्तान के मर्केंटाइल एक्सचेंज के मर्केंटाइल की जो कमोडिटीज़ हैं उसको आसान बनाएं। वहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग भी है, वहाँ पे वीट ट्रेडिंग है, वहाँ पे दूसरी ट्रेडिंग्स भी हैं, माइंस एंड मिनरल्स की ट्रेडिंग्स हैं, पेट्रोलियम ट्रेडिंग्स हैं। तो जितना आसान वो बनेगा उतना पॉपुलर होगा, उतने पॉपुलर होने के बाद उतनी आप उसमें हैंडलिंग कर सकेंगे, अपनी डील्स कर सकेंगे और आपकी विन विन पोजीशन रहेगी। तो जब तक ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ज़्यादा अवसर नहीं आएगा, बाइनेंस और ये क्रिप्टो और दूसरी ट्रेडिंग जो इक्विपमेंट्स हैं ये हमेशा जो है वो प्रॉस्पर करेंगी। जो
अनरेगुलेटेड बिज़नेस है वो ज़्यादा आगे आएगा। तो हम अपने रेगुलेटेड बिज़नेस को आसान बनाएं, बिल्कुल आसान बनाएं। इसमें घर की जो मुलाजमा है वो भी मोबाइल पे खोले, ऐप में जाए और अपनी ट्रेडिंग करे कि आज मैंने ये 10 रुपये से काम किया, मुझे 8 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, मुझे 12 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। बिल्कुल, ये तरीक़ाकार होता तो ये है। पॉसिबल कैसे हो सकता है? हमारे रेगुलेटर्स को इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि हम अब ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ गए हैं, हम वाइट लिस्ट में आ गए हैं। हम पे जो भारी जिम्मेदारियाँ आयद होती थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, और हम इस तरह रेगुलेट कर लें कि हम उस वाइट लिस्ट में रहते हुए जो हमारा वाइट मनी है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉस्पर कराएं, लिमिटें कम कर दें। बहुत सारी इसमें मिक्सेस हो सकती हैं, उसको लेकर आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, क्या आपको लगता है हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इज़ डूइंग इनफ टू बिल्ड पाकिस्तान इस वक्त? देखिए, ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। मैं इसमें बड़े हमारे, मैं समझता हूँ कि प्रो कंट्री लोग भी हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, जिनका एक प्यार है इस मुल्क के साथ, वो इस पर पूरा अपना हक़ अदा करते हैं। दूसरे इस मुल्क को कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसे बाहर लेके चले जाते हैं और उनको इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि तमाम प्राइवेट सेक्टर को जॉइन हैंड्स करना पड़ेगा, आपस में मिलना पड़ेगा और इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशा होना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी की, उसको ख़त्म करने की बात करनी पड़ेगी। तीसरी तरफ जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे रूलर्स भी हैं, उनको भी इस बात पे समझना पड़ेगा कि हमको प्राइवेट सेक्टर को लीवी देनी पड़ेगी, इनको ईज़ देना पड़ेगा ताकि वो काम कर सकें, इस मुल्क के मफाद में काम कर सकें, जो उनके अपने इलेक्शन के लिए भी विन विन पोजीशन हो। सही बात है, बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ये भी ज़रा बताएं, क्योंकि आप ऑब्वियसली CPLC में भी रहे हैं और क्राइम और सारी चीज़ें आपने अपने फर्स्ट हैंड देखा है। तो एक होता है स्ट्रीट क्राइम, एक होता है बोर्ड रूम क्राइम। स्ट्रीट क्राइम वाले लोग जो हैं वो आसानी से पकड़े जाते हैं, बट बोर्ड रूम वाले जो क्राइम होते हैं वो आसानी से नहीं पकड़े जाते। ऐसा क्यों है हमारे वहाँ? देखिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं, SCCP जो है वो बड़ा फ़ाल इदारा होना चाहिए इसमें, और जितने भी पास्ट क्राइम्स हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं या फ्यूचर होने वाले हैं, उसकी रोकथाम के लिए उनको सद्देबाप ज़रूर करना चाहिए, उनको मिसाली सज़ाएं देनी चाहिए और आवाम में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि अब ये बोर्ड रूम क्राइम जो है वो नहीं चल सकते, उसको हमें मैनेज करना है। आप 0% कहीं भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसको मैनेजेबल लिमिट्स में लेकर आ जाए। ठीक है, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमें पॉलिटिकली और फिर पुलिस को थोड़ा सा एम्पावर करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा काम हो सकता है। अच्छा, ज़रा ये भी बता दें कि आप ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा आप क्राइम को फर्स्ट हैंड देख रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि जो पॉवर्टी वाले जो क्राइम है वो बहाना बन गया है? क्योंकि हर बंदा ये बोल रहा है कि गुर्बत बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। देखिए, इसको हमने बहाना बनाया हुआ है, ये बहाना नहीं है। एक चीज़ जो गलत है वो गलत है, वो हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। हमें इसको रोकने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने नौजवानों को जो है वो ऐसे कामों पे लगाना पड़ेगा कि उनको ये हो कि हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। जिसने क्राइम करना है वो ज़रूर करेगा, वो कहीं नहीं रुकेगा, और फिर उसका मुकाम भी आखिर में क्या है वो आपको पता है। तो हमें अपने नौजवानों को जब अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे, जब मुल्क में खुशहाली का दौर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, यूटिलिटीज़ को हम बेहतर बना देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग काम की तरफ चले जाएंगे, इससे हट जाएंगे। ये कोई बहाना नहीं है कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे अपनी बहन की दवाई के, अपनी माँ की दवाई के, तो मैंने जाकर ये क्राइम कर लिया। दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। सही बात है। अच्छा, पाकिस्तान इज़ नोन फॉर चैरिटी, मतलब हमारे जो मुल्क है उसमें चैरिटी बहुत हो रही होती है। तो आपका माशाल्लाह से ऑब्वियसली सर्कल भी है, दोस्त अहबाब भी हैं, एलीट क्लास भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये चैरिटी सिर्फ एक PR स्टंट बन के रह गया है कि सिर्फ इमेज बिल्डिंग बन के रह गया है? देखिए, उसको आप जैसे ले लें, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो हमें शायद उस पॉलिसी को भी पर चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हाँ, अच्छा काम करते देख के दूसरे लोगों को इंसेंटिवाइज़ भी मिलता है कि मैं भी ये काम करूँ, चाहे नाम के लिए कर लूँ, चाहे किसी तरह कर लूँ। अल्टीमेटली हमें ये सोचना चाहिए कि गरीब का फ़ायदा हो रहा है, उस गरीब के फ़ायदे को जो है वो चलना चाहिए, और सिर्फ इस बिना पे कि ये अपना नाम भी साथ दे रहा है, ये फ़ायदा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हाँ, देने वाले को समझना चाहिए कि मैं किस हद तक अपनी पब्लिसिटी करूँ, किस हद तक मैं अपने नाम को आगे लेके चले जाऊँ, और जहाँ मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि गरीबों की मदद करें, हम बिला इम्तियाज़ जो है वो खिदमत जारी रखें।
ठीक है। अच्छा अहमद साहब, जाते जाते हमारे शो का नाम है थॉट्स दैट शेप, यानी कि आपकी जो हमारे जो लीडर्स हैं, आप जैसे जो लोग हैं, हम उन लोगों में से थॉट्स निकालते हैं और आप अपने मुल्क को, अपने नौजवानों को शेप करने की कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसा मैसेज दें जो कि आप समझते हैं कि जो आपके थॉट हो जो कि पूरे नेशन को शेप कर सकें। देखिए, मेरा हमेशा से ये पैगाम रहा है और आज भी ये पैगाम रहा है कि हमारे नौजवान इस कौम के मुस्तक़बिल हैं, इस कौम का मीमार हैं और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर आज इस नौजवान नस्ल को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है और वो दुनिया की रौनकों को देखना चाहता है, दुनिया की रोशनियों को देखना चाहता है और पाकिस्तान को बेहतर बनाने की बात नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने पाकिस्तानी होने का हक़ अदा नहीं करते। मुझे इस बात में कोई मज़ाक़ नहीं है कि जी 10 लाख लोग इस साल बाहर चले गए, 15 लाख लोग पिछले साल बाहर चले गए। वो बिल्कुल जाएँ, रोशन मुस्तक़बिल के लिए उनका हक़ पहुँचता है और अल्टीमेटली उनको अपने वतन से एक लगाव, एक मोहब्बत होनी चाहिए कि हम ये जो रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में 33% और 38%, वो शायद इस बात का भी नतीजा है कि वो वहाँ गए हैं तो उन्होंने पैसे कमा कर पाकिस्तान को भेजे हैं और ये सिलसिला चलना चाहिए। अगर 20-25 लाख लोग इस मुल्क से चले भी जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 20-25 लाख लोग पीछे तैयार हैं, उससे दुगने तादाद में लोग तैयार हैं जो उनकी जगह लेंगे, उनको मौका मिलेगा और वो आगे आकर इस मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। तो इसमें कभी भी जो है वो हमें ये गिला नहीं करना चाहिए कि इतने लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। कोई इशू नहीं है, दूसरे लोग इनकी जगह आएंगे, काम करेंगे और इस मुतमईन नज़र के साथ के लिए लोग गए हैं वो पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजेंगे, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में इजाफा करेंगे। ठीक है। अहमद चुनैनी साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, इन शॉर्ट पूरे मुल्क को दिया, जिस तरह से आप खिदमत कर रहे होते हैं। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अहमद चुनैनी साहब के साथ। नाजरीन, आज सीखने को ये है, जो अक्सर व बेशतर हमारे शोज़ के गेस्ट बोल रहे होते हैं, लीडरान बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन अवेल करने वाले जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो मुल्क छोड़ के भाग रहे होते हैं, उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा होता है, वो परेशान हो रहे होते हैं और उनके बहाने मिला हुआ होता है। आज सीखने को ये भी है कि SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना काम कर रही है जिस तरह से वो काम करना चाहती है, और जो अमेंडमेंट्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, उसके की ज़रूरत है, वो क्या है वो आपने अहमद चुनैनी साहब से सीखा। और साथ साथ ये भी सीखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को थोड़े से अमेंड्स करने की ज़रूरत है टू मेक स्टॉक मार्केट मोर ईजियर एक्सेसिबल फॉर द अवाम ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से क्रिप्टो, बाइनेंस और तमाम उनके टूल्स आसानी से मुयसर भी हैं और वो आसानी से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी करना चाहिए है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। क्या क्या सीखा कमेंट सेक्शन में तो बताइए। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।